वेलकम टू क्लासपीडिया। आज आपके सामने मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन है, कॉस है, टेन है, ये क्या होता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ठीक से नहीं सीखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को सीख के किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, और सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल को राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई करते हैं। हमें क्या चाहिए होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपने बहुत पहले से पढ़ा रखा है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल आता है, आपके सामने एक रूल याद आ जाता है। वो कौन सा रूल याद आ जाता है? वो रूल है पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम आपको फौरन याद आ जाता है, और आपको ये याद आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, जिसको हम लोग 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं, और उसके ठीक सामने के साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। उसके ठीक सामने के साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बची दो साइड है, उन दो साइड में से एक को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक को हम बेस बोलते हैं। एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक को हम बेस बोलते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में भी सिर्फ इतना ही बताया गया था कि एक का नाम परपेंडिकुलर, एक का नाम बेस। किसका नाम परपेंडिकुलर, किसका नाम बेस, अभी ये बात आपके सामने क्लियर नहीं है। लेकिन अभी मैं पिछली बात के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम में आपने यही सीखा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बात आपने पहले पढ़ रखी है राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अब आपको जो पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात समझा दें। आपने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अभी मैंने क्वेश्चन आपसे इसी में किया है कि कौन सा हाइपोटेनस, सॉरी, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस, ये बात क्लियर नहीं है। जैसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज और इंक्लूड करनी है, वो है एंगल। इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है। जब हम इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें और क्लियर होती हैं, कुछ आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब जरा देखते हैं इसमें एंगल का मैटर क्या है। जब भी हम कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। और मैंने बताया कि एक परपेंडिकुलर और एक बेस आप मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में इस वाले को आप बेस माने और इस साइड को आप परपेंडिकुलर माने। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जब भी किसी साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं तो वो किसी एंगल के अकॉर्डिंग मानते हैं, यानी किसी एंगल के नजरिए से देख के मानते हैं। क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसमें हमेशा हमें एक एंगल के बारे में बात करनी होगी। किसी न किसी एंगल को हम लेके चलेंगे। राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल बनेंगे इसमें, उनमें से किसी एक एंगल के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अब हमारे सामने हमने मान लिया, इस एंगल को ले लिया, इस एंगल का नाम मैंने थीटा दे दिया, इसका एंगल का नाम मैंने थीटा दे दिया है। अब इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करने चल रहा हूं। तो जब मैं थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे, इसके मेजरमेंट को समझेंगे, इसके ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो जो भी एंगल आप पहले से डिसाइड कर लेंगे, उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। और उसके बाद एंगल जो बन रहा है आपका, वो हाइपोटेनस और एक दूसरी साइड के बीच बन रहा है। तो जिस साइड के और हाइपोटेनस के बीच में एंगल बनेगा, उस साइड को हम बेस बोलेंगे, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा आगे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, समझेंगे। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना दे रहा हूं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अब मैं आपसे बात करूं, अगर मैं कहूं कि देखिए राइट एंगल है और ये वाली साइड हाइपोटेनस है, अब आप हमको इसमें परपेंडिकुलर बताइए। तो अब आप परपेंडिकुलर तब तक नहीं बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जब तक आपके सामने एक एंगल ना पता हो। यानी कोई किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किस एंगल के अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं।
तो हमने कहा कि इस बार मैं यहां वाले एंगल के अकॉर्डिंग पूरे ट्रायंगल की स्टडी करना चाहता हूं। तो अब आप इस एंगल के अकॉर्डिंग जब समझेंगे तो इसके ठीक सामने की साइड ये है, इसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस साइड को बेस बोलेंगे। हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अगेंस्ट होता है। तो चलिए अब इस तरह से आपने ये कॉन्सेप्ट समझा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की जगह तो फिक्स है, वो हमेशा राइट एंगल के सामने होगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है एंगल पर। हम जिस एंगल की स्टडी करने चल रहे हैं इस ट्रायंगल में, उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर हम इस एंगल यहाँ वाले एंगल के अकॉर्डिंग हम उसके बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे इसके सामने वाला साइड, ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी। अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि इसकी स्टडी करना चाहते हैं, इसको मैंने बीटा बना दिया है, इसके एंगल के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके ठीक सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी और इसके बगल की जो वो साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि पहले आप ये डिसाइड करना सीखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब आपने समझ लिया, अब इसमें एक एंगल का यूज हो रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मैं सबसे पहले आपके सामने ये पाइथागोरस थ्योरम वाली बात हटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं इसको। अब क्या है, अब आप देखेंगे अभी जब आपने पाइथागोरस थ्योरम का रूल देखा था तो उसमें अपने तीनों साइड के रिलेशन समझे थे, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला देखा था। लेकिन यहाँ पर अब हमको ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ हमें क्या करना होता है, हमें साइड का रेशियो समझना होता है। साइड का रेशियो हमें समझना होता है। अब ये साइड्स के रेशियो क्या है, अब इसके अंदर तीन साइड है, ये आप देख रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीन साइड है। इनमें से कोई भी दो साइड हम ले लें, उन दो साइड का रेशियो क्या होगा, उन दो साइड का रेशियो। अगर हम दो साइड की बात करें तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ क्या रेशियो होगा, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस साथ रेशियो। उसी तरह से हम बोलें तो बेस का हाइपोटेनस के साथ क्या रेशियो होगा, यानी जिसको रेशियो में लिखना होता है इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। इस बात को फिर मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। मान लीजिए आपके क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम सुनील और एक का नाम राकेश, दो बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों के पास, एक के पास 200 रुपीज है और एक के पास 300 रुपीज है। तो इन दोनों के अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये आपने पहले से क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि इनका रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग। इनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 200 बाई 300। अब इनको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो S बाई आर इक्वल टू 2/3, यानी हम ये कह लें कि S रेशियो R इक्वल टू 2/3 हुआ। तो रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये बात आप पहले से किस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर मैं परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ रेशियो निकालना चाहूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा, P रेशियो H लिखूंगा। उसी बात को मैं फ्रैक्शन में लिख दे रहा हूं कि P/H, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस साइड के साथ क्या रेशियो होगा उसको हम P/H बोल रहे हैं। उसी तरह से बेस का हाइपोटेनस के साथ क्या रेशियो होगा इसको हम B/H बोल रहे हैं। अब तीसरी बात, इसका रेशियो इसके साथ हुआ, इसका रेशियो इसके साथ हुआ, अब इन दोनों का भी आपस में कोई रेशियो होगा। तो परपेंडिकुलर का बेस के साथ क्या रेशियो होगा इसको मैं P/B लिख सकता हूं। इस तरह से आपने देखा तीन साइड हैं, तीनों साइड का बारी बारी करके मैंने आपस में उनका पेयर बना के उनका रेशियो निकाला। यानी किसी भी परपेंडिकुलर वाली साइड की कोई लेंथ होगी, हाइपोटेनस की कोई लेंथ होगी, इन दोनों का आपस में रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर की साइड की लेंथ लिखेंगे, हाइपोटेनस साइड की लेंथ लिखेंगे और इनका कोई ना कोई रेशियो आएगा, कोई आंसर आएगा। उसी तरह से बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, उसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाला। ये मैंने तीन साइड हैं तो तीन टाइप के रेशियो मैंने बना लिए। लेकिन अभी इसके आगे और देखेंगे, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। इसका अपोजिट यानी जैसे मैंने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाला तो अपोजिट कर सकता हूं मैं। बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो क्या होगा, यानी बेस पहले परपेंडिकुलर बाद में। जैसे यहां मैंने लिखा है सुनील का राकेश के साथ क्या रेशियो, 2/3। अपोजिट कर दूं, राकेश का सुनील के साथ क्या रेशियो, तो 3/2। ये भी हो सकता है, यानी मैं फ्रैक्शन में अपोजिट कर दूंगा। तो वही काम मैंने किया है कि बेस का परपेंडिकुलर के साथ क्या रेशियो होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से अभी इस वाले को देखेंगे, हाइपोटेनस का बेस के साथ क्या रेशियो है ये भी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे
हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ क्या रेशियो है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो तीन साइड होती हैं, तीनों साइड्स के आपस में रेशियो हम निकाल रहे हैं, साइड्स के आपस में रेशियो हमने लिख लिए हैं, लेकिन ये इनका नाम हमने जो रेशियो दिया है, तो अब इनका कोई नाम भी तो होना चाहिए। एक को हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एक को बोल रहे हैं बेस बाई हाइपोटेनस, एक को बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसे उनका अपोजिट भी है। जब हम इनके बारे में किसी भी ट्रायंगल में किसी क्वेश्चन में इनके बारे में बात करेंगे तो हमें बार बार ये सब बातें लिखनी पड़ेगी, तो हम इसका कोई नाम रख लेते हैं। तो नाम रखने के लिए हमने क्या देखा कि हमने एक का नाम रख लिया साइन, इसका नाम रख लिया साइन, इसका नाम क्या रखा साइन, ठीक। एक का नाम रखा कॉस, एक का नाम रखा टैन, ये मैंने नाम रखा है इनके रेशियोज की ताकि इनकी पहचान हो जाए। लेकिन अभी एक बात और अब ध्यान देंगे, मैंने इनका नाम तो रखा, अच्छा मैंने इसी को परपेंडिकुलर क्यों बोला है, इसको मैंने परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोला, इसलिए कि मैंने अभी पहले आपको समझाया कि हम लोग जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो हमें एंगल के बारे में पहले डिसाइड करना होता है कि हम किस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं। तो मैंने इस एंगल के नजरिए से देखा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस, तो जब हम एंगल इसमें इंक्लूड कर दिए, बिना एंगल के हम किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस डिसाइड नहीं कर सकते, तो बिना एंगल के हम को इंक्लूड किए हम इनका नाम भी नहीं समझ सकते। इसीलिए जब भी हम लोग कभी इनका नाम रखते हैं तो साथ में उस एंगल का भी नाम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम यह नाम रख लेते हैं साइन के बाद थीटा, साइन थीटा, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस का रेशियो है। ये बात समझ में आई बात को कि चूंकि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या रेशियो में बता रहा हूं। उसी तरह से कॉस के बाद भी मैं थीटा, ये एंगल इंक्लूड कर लूंगा क्योंकि सारा इसी एंगल के अकॉर्डिंग है, टेन के बाद थीटा, ठीक। अब उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट भी है, ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर है, तो इनका भी मैंने नाम रख लिया है, इसका मैंने नाम रख लिया है कॉट थीटा, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं सेक थीटा, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं कॉसेक थीटा। अब इस तरह से आपने देखा कि मैंने इन सब के नाम रख लिए, ये जो नाम रखे हैं हमने, इसी नाम को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो अभी तक आपने जो बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी जो रेशियोज से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? ये यही तो है, इन्हीं नाम को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। और उस नाम का मीनिंग क्या है? साइन थीटा हमने किसका नाम रखा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हमने साइन थीटा का नाम दिया है। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हमने कॉस थीटा का नाम दिया है। तो ये हम जिस तरह का रेशियो हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग एक नाम दे दिया है। तो जब भी हम कभी साइन थीटा बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग कभी कॉट थीटा बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो की बात कर रहे हैं। कभी हम लोग कॉसेक थीटा बोलेंगे तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो की बात कर रहे हैं। अब आप जरा गौर करेंगे इसी चार्ट तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहां हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। क्या है? ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा ये किसके जस्ट अपोजिट है? कॉसेक थीटा के, यानी 1/कॉसेक थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं ये कॉस थीटा जस्ट अपोजिट है किसके? सेक थीटा के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा ये जस्ट अपोजिट है सेक थीटा के, 1/सेक थीटा। अब आप देखें टेन थीटा जस्ट अपोजिट है कॉट थीटा के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा 1/कॉट थीटा के इक्वल होगा। सेम यही बात हम आगे के लिए भी, रेशियो के लिए भी कह सकते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। उसी तरह कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो इस तरह से आपने ये सारे रेशियो समझ लिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि इसका राइट एंगल ट्रायंगल के साथ इन सारे रेशियोज का क्या रिलेशन है। तो ये जो हमने रेशियो सारे लिखे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक एंगल के अकॉर्डिंग है। हम एक पहले से एक एंगल डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेशियोज की बात कर रहे हैं वो किस एंगल के अकॉर्डिंग हम समझना चाह रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह की चीजें पढ़ेंगे तो एक एंगल हम पहले डिसाइड कर लेंगे, हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग सारी बातें पढ़नी है, समझनी है। तो अब हमारा ये सारा उसके अकॉर्डिंग ये रेशियोज का नाम और उसकी वैल्यू हमारे सामने आई। तो उम्मीद है आपकी सारी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर मैं एक बार आपके सामने थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आप जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक हमने एंगल अपने से डिसाइड कर लिया है। तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लेकिन जब मैं इस एंगल की बात ना करके इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के ठीक सामने वाली लाइन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझा देता हूं, मैं आपको एक फिगर से बता देता हूं। एक फिगर आपके सामने मैं ला रहा हूं। देखिए ये आपके सामने मैं एक ट्रायंगल का शेप लेके आया। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में ये वाली साइड मैंने क्या रखी है, इसको मैंने निशान लगा दिया है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे, अब आप देखिए हाइपोटेनस तो अभी वही है, लेकिन ये जो साइड पहले परपेंडिकुलर थी अब वो कहाँ आ गई है, बेस की जगह, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। पहले हम लोग इस वाले एंगल, यानी पहले हम लोग इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, तो ये वाली साइड क्या थी परपेंडिकुलर, ये नीचे क्या थी बेस। अगर हम इसको इस तरह से रोटेट कर दे रहे हैं तो जो एंगल हमने यहां रखा था देखिए वो ऊपर चला गया। अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं फिर वही एंगल तो है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, अब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और यहां क्या हो गया बेस। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह एग्जांपल से समझ लिया होगा कि जब भी हम कभी किसी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो हम लोग कैसे देखेंगे, उसके एंगल के अकॉर्डिंग समझेंगे। हम जिस एंगल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमारा डिसाइड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सारे रूल समझ लिए कि जब कभी भी हम लोग किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का रेशियो लेंगे, एक साइड का दूसरी साइड से, तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से एक रेशियो हुआ, फिर परपेंडिकुलर का बेस का हाइपोटेनस से दूसरा हुआ, फिर परपेंडिकुलर का बेस से तीसरा हुआ। इस तरह से हम 6 रेशियो हमने बना लिए और इन 6 का नाम दे दिया। इनका नाम हमने दिया, एक का साइन, एक का कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साथ में थीटा इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ही तो हम फैसला कर पा रहे हैं कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, किसके अकॉर्डिंग हमको बातें फैसला करनी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को सीखे बिना आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, या किसी भी रेशियो, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन। तो ये चीज आप अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं और उनका ये नाम हमने कैसे दिया है और उनकी वैल्यू एक दूसरे के अगेंस्ट कैसी होती है। उम्मीद आप सारी बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देता हूं, मैं उसके बारे में बताता हूं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। फिर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है। इस ट्रायंगल का नाम मैं ए बी सी दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें मैं इसकी जो इस एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम इसके बारे में समझेंगे। यहां मैं परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को मैं 3 यूनिट की वैल्यू दे दे रहा हूं, बेस 4 यूनिट और हाइपोटेनस 5 यूनिट। चलिए मैं इनकी वैल्यू भी दे दे रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसके अकॉर्डिंग, अगर हम आपके सामने कभी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए, साइन थीटा किसका नाम है, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम है। और थीटा हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं इसलिए हमको एंगल का नाम देना जरूरी है। क्योंकि हम एंगल का नाम नहीं देंगे तो हम कैसे समझेंगे कि परपेंडिकुलर ये वाला है कि ये वाला है, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, राइट एंगल के सामने होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये तभी डिसाइड होता है जब हम कोई एक एंगल के नजरिए से समझें। हम इस एंगल के नजरिए से समझ रहे हैं इसलिए हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, ठीक है। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पूछ दी जाए तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले साइन थीटा के लिए आप जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना है 3 बाई हाइपोटेनस 5। उसी तरह से अगर आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछ दी जाए तो
बेस बाई हाइपोटेनस। आप जानते हैं cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ दी जाए तो आप जानते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, पी और बी का रेशियो होता है। तो आप परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस है 4। इस तरह से आपने देखा कि कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले आप बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें करना सीखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना समझिए कि इस तरह से आप रेशियोज की के फॉर्मूले की मदद से किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और रेशियोज का फॉर्मूला आपके सामने है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब उसी तरह से अगर आपके सामने मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल ये दूं, मैं आपके सामने फिर एक बनाऊं राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने बनाया, इस बार मैं इसका नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, ये मैंने नाम दिया। यहां हाइपोटेनस 13, अब परपेंडिकुलर को मैंने ले लिया है 5 और बेस को मैंने ले लिया है 12, ये मैंने ले लिया है। अब जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें। अब हम लोग इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब हमने यहां एंगल बना लिया है, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल का नाम मैंने थीटा दे दिया, इस एंगल या चलिए मैंने नाम बदल के थोड़ा सा आपको और समझा दूं, इसका नाम मैंने अल्फा दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बात करनी है तो सबसे पहले क्या पता करना है आपको, मान ली साइन पता करना है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, ठीक। अब बताइए यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, जो मैंने बेस और परपेंडिकुलर लिखा है वो तो गलत है, क्योंकि अल्फा के यानी एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही बात आपके दिमाग में मैं फिट करना चाह रहा हूं कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो एंगल से एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगी। यानी एंगल्स की एडजेसेंट साइड बेस और हाइपोटेनस होगी, और एंगल के ठीक सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से मैंने दूसरा एग्जांपल देना शुरू किया है कि अगर आप कभी भी इस तरह से कोई ट्रायंगल देखेंगे तो एंगल पे फोकस करेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग हम फैसला करेंगे कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। अब अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो पी बाई एच, लेकिन मैंने अभी तक जानबूझ के यहाँ एंगल का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि अब आप एंगल ये वाला सोच रहे नहीं, यहां नहीं है। अब ये एंगल अल्फा है, यहां मैंने साइन थीटा लिखा क्योंकि हम लोग एंगल थीटा लेके चल रहे थे। यहां अगर हम थीटा नाम लेते तो हम थीटा लेके चल रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ एंगल का नाम बदल गया तो इस रेशियो के साथ उसका नाम भी बदल देंगे, साइन अल्फा इक्वल टू। लेकिन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होता है, तो वो मैंने लिख दिया था। उसी तरह से कॉस अल्फा के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो हमेशा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। लेकिन एंगल का नाम अब अल्फा लेंगे क्योंकि हम अल्फा के अकॉर्डिंग सारी स्टडी कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। उसी तरह अगर हम टेन अल्फा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हमारा परपेंडिकुलर अब ये हो गया है 12/13। अब हम इसकी बात करें बेस बाई हाइपोटेनस, हमारा बेस अब ये है 5/13। अब हम अगर इसकी बात करें यानी टेन अल्फा की बात करें परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है। इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी उसकी वैल्यू को पुट कर पाएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह समझ पाएंगे। तब आप आगे कोई भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को समझ पाएंगे कैसे उसको प्रूफ करना होता है। तो उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था उतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो आइए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने आपके सामने आसानी के लिए सारे रेशियोज को मैंने आपके सामने फिर से लिख दिया है, और अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिससे आप और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ पाएं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, cos थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके सामने क्वेश्चन में है कि cos थीटा की वैल्यू आपको मालूम है और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, इन सारे की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए हमेशा हम लोग जानते हैं कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने फिर एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसमें मैंने इस जगह पे एंगल थीटा ले लिया है।
यानी इस पॉइंट पे मैंने एंगल थीटा ले लिया। अब देखिए, अब जरा पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल और इससे जरा आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे, पहले आपको इसकी तीनों साइड गिवन थी, आपके सामने तीनों साइड गिवन थी, लेकिन यहाँ भी आपके सामने साइड गिवन नहीं है। अब इसकी साइड हम कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपके सामने है cos थीटा इक्वल टू 3/5। ये क्या है? cos थीटा क्या है? ये क्या है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बोले तो बेस का जो रेशियो होगा वो 3 होगा और हाइपोटेनस का रेशियो होगा वो 5 होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि जो बेस होगा वो रेशियो के अकॉर्डिंग 3 होगा और जो हाइपोटेनस होगा वो 5 होगा। लेकिन क्या ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है? नहीं, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो। मैंने इसी वीडियो में आपको रेशियो से रिलेटेड एक चीज समझाई थी। मैंने आपको आपके इस क्लास के दो बच्चों का एग्जाम्पल देख समझाया था, सुनील और राकेश। इनके पास कुछ अमाउंट है 200 रुपीज और 300 रुपीज। मैंने कहा था इन दोनों के अमाउंट का रेशियो, तो रेशियो का मैंने सिंबल लगाया रेशियो का, और इनके रेशियो की वैल्यू मैंने आपको बताई और कहा कि इनका रेशियो बताइए। तो सुनील और राकेश का अमाउंट का रेशियो क्या होगा, हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 200/300। यही तो हमने बताया था। और इसको कैंसिल आउट करके हमने क्या कहा था कि ये 2/3 बचे। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में, इन दोनों की वैल्यू में एक कॉमन नंबर है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, जिसको कैंसिल आउट करने के बाद हमें 2 और 3 फाइंड हुआ है। वो नंबर क्या था? वो नंबर कौन सा था? वो 100 था। वो एक ऐसी वैल्यू थी जो दोनों में कॉमन थी, दोनों में कॉमन थी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझिए कि जब भी हम लोग कभी रेशियो लिखते हैं तो वो रेशियो दरअसल एक फाइनल आंसर होता है जो आपको 2/3 के फॉर्म में मिला था। ठीक है, अब उसमें एक कॉमन रेशियो था पहले, तो हम लोग एक कॉमन रेशियो इसमें एक लेके चलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक कॉमन रेशियो, उसको हम के नाम दे दे रहे हैं। यहाँ कॉमन रेशियो के था, तो यानी कि 5 के 3 के। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस की वैल्यू 3 के जैसी मिल गई है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 के जैसी हमें मिल गई है। तो हम बेस, चूंकि हमने थीटा यहाँ लिया है तो बेस हम इसी को लेंगे और थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो जो हमारा बेस है वो 3 के वैल्यू के इक्वल हो गया है और हाइपोटेनस किसके इक्वल हो गया है? 5 के वैल्यू का। तो अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए कि जब आपके सामने ऐसे कोई रेशियो आ जाएगा तो उस रेशियो से आपको अपने ट्रायंगल के अंदर उसकी वैल्यू कैसे रखनी है। तो आपने देखा, तो मैंने आपको समझाया था भी रेशियो वाले, इसी वीडियो में रेशियो वाले पार्ट में, कि आपको कैसे किसी चीज का रेशियो फाइंड करना होता है। तो यहां पर हम लोग एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं के। अब इस तरह से आपके सामने दो साइड की वैल्यू सामने आ चुकी है, लेकिन अभी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। साइन थीटा फाइंड करना है, tan थीटा, cot sec, cos sec सब फाइंड करना है, और इसके लिए हमें एक तीसरी साइड की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले से पता है, जब भी कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आपको तुरंत आपके मन में याद आ जाता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला फौरन याद आ जाता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर पाएंगे, अगर हम ये थर्ड साइड फाइंड कर पाए तो इसकी मदद से पहला काम हम लोग थर्ड साइड फाइंड करेंगे, तब जाके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थर्ड साइड फाइंड करने का तरीका दिखा दूं। मैंने आपको सामने ये चीज हटा दी है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हाइपोटेनस की वैल्यू रख लें, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस का स्क्वायर 3 के का स्क्वायर। अब आपने देखा 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर यहीं रखेंगे, 9 के स्क्वायर आपने माइनस किया इधर लाके, और इधर बचेगा पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर मैं पहले ही लिख ले रहा हूं, इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास बचेगा 16 के स्क्वायर। पी इक्वल टू √16 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 के। तो इस तरह से आपने देखा कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 4 के इक्वल आ रही है। अब आपके सामने जब तीनों साइड फाइंड हो गई है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर पाएंगे। एग्जाम्पल तो मैं आपको साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा की क्या आता है वैल्यू? P/H इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी?
4k, h की वैल्यू कितनी 5k से k कैंसिल आउट 4/5, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब आपको cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cos की वैल्यू क्या होगी बेस बाई हाइपोटेनस 3k बाई हाइपोटेनस 5k, k से k कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 3/5। इस तरह आप दूसरी वैल्यू भी निकालना चाहें, अगर आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, आपके पास है 4k, बेस कितना है 3k, k से k कैंसिल आउट क्या बचेगा आपके पास 4/3 tan थीटा की वैल्यू। आप cot थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस आपके पास कितना है 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, k से k कैंसिल आउट 3/4। आप सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, इस तरह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू 5k, बेस की वैल्यू 3k, k से k कैंसिल आउट 5/3। इसी तरह से आप कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आपने इजीली देखा कि हमने इस एक क्वेश्चन में एक जो गिवन वैल्यू हमारे पास है, एक रेशियो हमारे पास है, सिर्फ एक रेशियो की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सारे रेशियोज इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। और इसमें हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, अगर हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू पहले से मालूम है तो हमें किसी और फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास अगर दो साइड है तीसरी साइड नहीं है, तो हम पहला काम करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग इजीली फाइंड कर पाते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और आपके सामने लाते हैं और आप अच्छी तरह समझते चलें। अब एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन tan a इक्वल टू 7/24। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, जो 6 रेशियो हैं जिनमें से एक गिवन है, बाकी 5 फाइंड करने हैं, जिनमें से tan a की वैल्यू हमें गिवन है 7/24, 7/24 tan a की वैल्यू है। तो सबसे पहला काम हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ABC, मैं नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, tan a गिवन है, क्या गिवन है tan a। अब जरा यहाँ गौर करेंगे, यहाँ पे tan के बाद थीटा नाम नहीं लिखा हुआ है, थीटा एंगल का नाम नहीं लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। जबकि इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास एक एंगल होता था जिसको हम थीटा नाम दे देते थे, कहीं अल्फा नाम दे देते थे। यहाँ पर थीटा नाम नहीं है, यहाँ पर क्या है ए नाम है, और ए नाम तो मैंने इसके वर्टेक्स का दिया हुआ है, ए बी सी में से एक वर्टेक्स ए है। अब कैसे समझेंगे इसको, देखिए इसको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो ए नाम है ये इस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को शो कर रहा है। यानी tan ए लिख के हमें ये बताया गया है कि जो ए वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल है उसके नजरिए से इस ट्रायंगल की स्टडी करिए आप, यानी उसके नजरिए से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि जो ए है वो क्या है, इस ए वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को शो कर रहा है। यानी हमें इस ए वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को समझना है और उसका परपेंडिकुलर, उसका बेस, उसका हाइपोटेनस, इसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है। तो अब जब हमारा एंगल ए पॉइंट पे बनने वाला एंगल के नजरिए से हमको समझना है, तो इसका मतलब हुआ बीसी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ए बी हमारा क्या हुआ बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अच्छी तरह आप समझ गए, क्योंकि हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस रहती है, वो तो फिक्स है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का मैटर होता है, तो उसको हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब आपके सामने tan a की वैल्यू दी हुई है, आपके सामने tan a की वैल्यू गिवन है, लेकिन ये दरअसल रेशियो में वैल्यू है। मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में कि ये वैल्यू रेशियो में गिवन है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है हमारे पास tan a है, किसके अकॉर्डिंग है, किसके इक्वल है 7/24 के। अगर ये 7/24 है और tan आपको मालूम है किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये tan के इक्वल होता है, यानी tan ऑफ एंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर का रेशियो हमारा वो क्या है 7 के इक्वल है, और जो बेस का रेशियो है वो 24 के इक्वल है। यानी हमारा परपेंडिकुलर का रेशियो किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, और जो हमारा बेस का रेशियो वो किसके इक्वल है वो 24 के इक्वल है। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि ये सिर्फ रेशियो की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी कुछ ऐसी रही होगी जिसमें इन दोनों में कोई कॉमन रेशियो रहा होगा,
तो मैं उस कॉमन रेशियो को k ले लेना, हम लोग इजी वे में k ले लेते हैं इसको, तो मैंने k ले लिया 7k। अब इस तरह से आपने समझ लिया कि जो परपेंडिकुलर है वो 7k के इक्वल होगा और जो बेस है वो 24k के इक्वल होगा। अब हमको जब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं तो हमको एक तीसरी साइड पहले फाइंड करनी पड़ेगी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तभी तो हम लोग सारे रेशियो फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमको साइन में कॉस में दोनों में हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके लिए हमारे सामने कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस का, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे सामने है, इसी के बेस पे हम लोग इसकी थर्ड साइड, हाइपोटेनस कितना हमारे सामने उसी को हमें फाइंड करना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7k का होल स्क्वायर प्लस 24k का होल स्क्वायर, ये बेस। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 49k का स्क्वायर प्लस 576k स्क्वायर, 576 इसका स्क्वायर होता है। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 625 हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 625k स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट 625k स्क्वायर। अब आपको जब इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा k। तो जो हाइपोटेनस हमारा आया वो किसके इक्वल आया, 25k के इक्वल आया। जब हाइपोटेनस हमें फाइंड हो गया तो हम इजी वे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे इजीली। अब हम लोग को साइन फाइंड करना है, तो क्या करना है, देखिए अब आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, एंगल वहां थीटा लिखा है लेकिन हमको अब ए के अकॉर्डिंग समझना है, ए, तो हम इसको बार बार नाम अब ए देंगे, साइन ए। अब हम साइन थीटा का नाम नहीं लिखेंगे, अब हम साइन ए लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू, लेकिन जो रेशियो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा। साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एंगल का नाम थीटा था, ए हो गया है। तो अब ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7k अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है 25k, k से k कैंसिल आउट, 7/25। उसी तरह से cos a की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 24k बाई 25k, और k से k कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास 24/20। अब cot a, हम tan a नहीं ले रहे हैं क्योंकि tan a तो हमें गिवन है। cot a की वैल्यू, cot a क्या हो जाएगा, cot a होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है 24k, परपेंडिकुलर है 7k, k से k कैंसिल आउट, 24/7। उसी तरह से sec a की वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस के। हाइपोटेनस कितना हमारा 24k बाई बेस कितना है 24k, सॉरी 25k बाई 24k, k से k कैंसिल आउट, 25/24। अब उसी तरह से cosec की वैल्यू निकालना है आपको, cosec a इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 25k अपॉन 7k, k से k कैंसिल आउट, 24/7। इस तरह से आपने देखा कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे किस तरह से हम किसी एक गिवन वैल्यू से बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर पा रहे हैं। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और मैंने आपको इसीलिए बिल्कुल जीरो से समझाना शुरू किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके रेशियोज किसको बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर। तो अब ये एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, इफ cot c इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a by 1 minus cos c प्लस sin c by 1 minus sin a। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप इसको आराम से देखें, इस क्वेश्चन में आपका जो बचा खुचा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको समझाऊं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैंने यहां एंगल ए ले लिया है, बी पे मैंने राइट एंगल लिया है, और ये एंगल सी मैंने ले लिया, ठीक है, ए बी सी। अब आप देखेंगे ये मैंने जो ए बी सी लिया है, आपके सामने क्वेश्चन में cot c इक्वल टू 3/4, cot c की वैल्यू कितनी है 3/4, और आप जानते हैं cot किसका रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। cot किसका रेशियो है, बेस और परपेंडिकुलर का। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हमें गिवन है cot c इक्वल टू 3/4, हमें क्या गिवन है cot c। अब जरा इस बात को ध्यान से समझेंगे, हमें जो क्वेश्चन में एंगल का नाम गिवन है, ये क्या गिवन है cot c गिवन है, c। यानी अब आप जरा इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल में c कहां पे है, यहां पे।
यानी सी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के नजरिए से हम इस ट्रायंगल को समझेंगे। अभी आपके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जो हम लोगों को क्या था, ए पे बनने वाले एंगल के नजरिए से हम लोग इस ट्रायंगल को समझ रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग एंगल सी पे बनने वाले एंगल के नजरिए से इसको देखेंगे। तो कॉट सी इक्वल टू क्या है, 3/4। कॉट सी इक्वल टू 3/4। और कॉट किसका रेशियो होता है आपको मालूम है, बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। ठीक है, तो आज हम सी के नजरिए से देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्या है 3 रेशियो किसको शो कर रहा है, कॉट के अकॉर्डिंग बेस को, और ये 4 रेशियो किसको शो कर रहा है, परपेंडिकुलर को। इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होती है और ये हमारा 4 रेशियो को शो कर रहा है, और जो हमारा बेस होगा वो 3 रेशियो को शो कर रहा है। तो इससे आप अच्छी तरह समझते होंगे कि जब भी हमारे सामने कोई भी गिवन वैल्यू होगी तो उसमें गिवन एंगल को हम ध्यान से समझेंगे। जिस भी पॉइंट के एंगल को हमें बताया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका नेमिंग करेंगे और पहचानेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो अब आपने देख लिया बेस और परपेंडिकुलर हम लोगों ने समझ लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग पहले इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग जानते हैं कि हमारा बेस क्या हो गया, 3, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 4। लेकिन इसमें एक कॉमन रेशियो होगा, हम लोग कॉमन रेशियो के लेते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया। फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4k का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3k का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब आप देखें इसको 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 25k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू क्या हो जाएगी √25k स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5k। तो हमारी जो h की वैल्यू क्या आ गई है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 5k, और इसको हम लोग इसमें भी कॉमन रेशियो ले लेते हैं k। ठीक है, अब हमारे तीनों साइड हमारे फाइंड हो गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में किसकी किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या पुट करना है, tan a की वैल्यू क्या पुट करनी है, tan a की वैल्यू। तो हमको सबसे पहले tan a फाइंड करना है। अब देखिए यहीं पे एक ट्विस्ट है, अब आप ध्यान से देखेंगे हमने जो ये चीज अभी बताई आपको समझाई कि हम लोग जब एंगल C का नाम दिया कॉट में तो हम लोग एंगल C के अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर और बेस हम लोग डिसाइड कर रहे थे। अब यहां पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है tan a, हमें tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर 3k हो जाएगा और बेस 4k हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझते रहिए। ठीक, हमारा ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अब ये हो गया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी बेस। तो अब tan a की वैल्यू सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जितनी भी चीजें हमें दी गई हैं उनका हम अलग अलग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पहले आपको tan a की वैल्यू अलग बता देते हैं। tan a की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए ये परपेंडिकुलर ये होगा बेस ही होगा, इसका मतलब 3k बाई 4k, k से k कैंसिल आउट 3/4। और इसमें क्या हमें करना है, cos c की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos c की वैल्यू। अब cos c की वैल्यू क्या होगी, अब हम लोग C एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। तो जब हम cos C की वैल्यू फाइंड करनी है और cos का हमारा रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, लेकिन एंगल C के अकॉर्डिंग देखना है तो एंगल C के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस होगा ये हाइपोटेनस ये। तो अब हमारा बेस बाई हाइपोटेनस क्या होगा, अब हमारा बेस बन जाएगा 3k। ठीक है, 3k बाई हाइपोटेनस 5k, k से k कैंसिल आउट 3/5। ठीक है, अब आइए साइन सी हम लोग देखते हैं, हमको साइन सी फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है, फिर एंगल सी के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर यहाँ है, बेस यहाँ है, हाइपोटेनस यहाँ है, लेकिन हमें साइन फाइंड करना है और साइन किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ 4k, यानी साइन सी हम फाइंड कर लें, साइन सी परपेंडिकुलर हमारा 4k, हाइपोटेनस 5। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने ही होता है। ठीक है, हमने इसको फाइंड कर लिया, k से k कैंसिल आउट 4/5। और हमें क्या इसमें गिवन है, साइन ए फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है साइन ए। चलिए साइन ए फाइंड करते हैं, साइन ए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब फिर देखिए साइन के बाद ए एंगल का नाम आ रहा है तो ए एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे क्या परपेंडिकुलर क्या बेस। तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर
ए से एडजेसेंट साइड बेस। तो अब हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हुआ, परपेंडिकुलर कितना है 3k बाई हाइपोटेनस 5k, के से के कैंसिल आउट 3/5। अब देखिए इस क्वेश्चन में यूज होने वाले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने पहले उनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अब इनकी वैल्यू हम लोग इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो मैं आपके सामने ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था इसको मैं हटा दे रहा हूँ आपके सामने से। अब देखिए अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। tan a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 3/4, होल बाई में 1 माइनस cos c की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की है 3/5, ठीक है, प्लस नेक्स्ट sin c की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 4/5, होल बाई में sin a की वैल्यू कितनी फाइंड की है, पहले 1 माइनस sin a की वैल्यू 3/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है न्यूमरेटर पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर के अंदर भी फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन है। यहां पर वो सेम चीज है, न्यूमरेटर के अंदर भी फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन है। तो हम पहले डेनोमिनेटर के फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। हम न्यूमरेटर को भी कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, 3/4 हमने उसको छोड़ दिया। अब यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/5 प्लस यहां जब सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन है आपको अच्छी तरह आता होगा फ्रैक्शन को सॉल्व करना, 5 1 5 माइनस 3/5, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे हम लोग ऊपर में क्या है 3/4 है पहले ही से, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2/5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 पहले ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 2/5। अब दोनों जगह देखेंगे हमारा डेनोमिनेटर सेम है, क्या है डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, लेकिन पहले हमको आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस फ्रैक्शन में 4 पार्ट हो गए हैं, कितने हो गए हैं 4 पार्ट। ध्यान से समझिएगा, किसी फ्रैक्शन में जब 4 पार्ट हो जाए, किसी फ्रैक्शन में जब 4 पार्ट हो जाए, ये फर्स्ट पार्ट, बाई में सेकंड पार्ट, फिर एक थर्ड पार्ट, और फिर उसके बाई में फोर्थ पार्ट, ठीक है। जब हमारे फोर्थ पार्ट हो जाते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। जब भी कभी ऐसा हो कि हमारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में एक अलग फ्रैक्शन मिल जाए, डेनोमिनेटर में अलग फ्रैक्शन मिल जाए, दोनों में अलग अलग फ्रैक्शन मिल जाए, तो आप हमेशा करेंगे जो लास्ट पार्ट होगा फोर्थ पार्ट, उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट साथ करेंगे। क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करेंगे, ठीक है, और उसको बना लेंगे आप न्यूमरेटर। क्या बना लेंगे, न्यूमरेटर, ठीक। फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से वो ऊपर चला गया, बन गया न्यूमरेटर, फिर आपने बाई लगा दिया। अब जो ये सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट, इसका मल्टीप्लाई अब थर्ड से करेंगे, सेकंड पार्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करेंगे, ठीक है, और इसको बना लेंगे डेनोमिनेटर, ठीक है। अब इस तरह से आपके सामने कभी भी कोई फ्रैक्शन आएगा जिसमें न्यूमरेटर के अंदर भी पार्ट है, डेनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन है, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने मैं यहां लिख दे रहा हूं 3/4 है, होल बाई में 2/5 है, ठीक है, प्लस 4/5 है, होल बाई में 2/5 है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, ठीक है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, और वो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, क्या बनेगा वो न्यूमरेटर। इसका मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, ये क्या बन गया न्यूमरेटर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से, वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। उसी तरह से सेम इसको करेंगे, फोर्थ का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक। ये आपने देख लिया अच्छे से। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हमारे सामने क्या हो गया ऊपर 15/8 प्लस यहां क्या हो जाएगा 20/10, 15/8 20/10। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 40, और इससे डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 75, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में तो 80। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 80 प्लस 75 ये हो जाएगा 155/40, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 31/8। इस तरह से आपने देखा इसका आंसर आया है 31/8। तो उम्मीद है आप सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं
कि एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग जिस तरह से डिसाइड करते हैं अपने परपेंडिकुलर और अब ऐसे एग्जाम्पल की मदद से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद हो आप सारी बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।